फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भाषा द्वितीय हिंदी। यूटेट का जो पेपर हुआ था 29 सितंबर को, तो ये पेपर जो है फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर का जो है जिसने भी द्वितीय भाषा द्वितीय लैंग्वेज चूज की थी हिंदी, यानी जो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी चूज की थी, ये इसका यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लेके आ रखा हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है ये मैं जो है काफ़ी एनालिसिस के बाद जो है आंसर हर एक आंसर्स लेके आ रखा हूँ। बाकी इसमें अगर कोई भी आंसर्स जो है गलत रहता है या आप उसे पिन कर कमेंट कर सकते हैं। और अगर उसके बाद फिर या जब भी यहाँ पे जो है उसके बाद आयोग के द्वारा ही बताया जा सकता है जब आंसर की आएगा, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। वैसे तो काफ़ी मैंने जो है एनालिसिस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वाम वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनो तड़ित बिहार। पस्तु पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये छंद है बरवे छंद। तो यहाँ पे जो बरवे छंद है, तो बरवे छंद क्या होता है? अर्ध सम मात्रिक होता है और इसके जो है पहला और तीसरा चरण में जो होते हैं 12-12 मात्राएं होती हैं, 12-12 मात्राएं। और जो दूसरा और चौथा होता है इसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। और ये जो है जब गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो है रामायण जो लिखी गई बरवे, वो भी लिखी गई बरवे छंदों में, तो और जिसमें भगवान श्री राम की रचना कथा की गई है। तो जो रामायण भी वो किस में है? बरवे छंदों में की गई है। अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान। तो घ का उच्चारण स्थान हमें बताना है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा यहाँ पे कंठ। अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं किस तरह से जो है हमारे 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग हो गया, ख वर्ग, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया लास्ट में हमारा, यानी क च ट त प। तो इसमें जो क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर वर्ग में क्या होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं। तो हर एक वर्ण के लिए जैसे यहाँ पे क आ गया, यहाँ पे ख, यहाँ पे ग, घ और यहाँ पे आ गया ज्ञ। अब इसको हम देखो इजी वैसे कर सकते हैं, क ख ग घ। तो इसको हम के, फिर टी एम डी ओ, केटीएम 2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? जो कंठ, तो के से कंठ बनेगा और टी से तालु, म से मूर्धन्य, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। तो के से क्या क्या आ जाएंगे? क ख ग घ ग। तो ये क्या है? कंठ तालु से हैं। और बाकी जो है च छ ज झ य, ये क्या है? टी तालु से। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। आप एक टेबल में ड्रॉ करके इस टाइप से इसे कर सकते हैं। अगला है सौभाग्य का तद्भव क्या होगा? तो सौभाग्य का तद्भव हो जाएगा सुहाग। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। इस वाक्य में प्रयुक्त वाक्य क्या है? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक। पाव भर चुन पुल पे रसोई लोकोक्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सीमित साधन होने पर भी अधिक लोगों को निमंत्रित कर देना। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। तो 71 का हमें राइट आंसर बताना है। तो 71 का 71 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण। यहाँ पे जो है पहले हम इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गए कुछ। शांत रस का अस्थायी भाव है, तो 66 का हमें राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वेद, यानी निर्वेद यानी निवेदना। और निवेदना हम कब करते हैं? जब हम शांत रहते हैं। तो शांत इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। अशोक के फूल के रचनाकार, तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसकी गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है सब ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूरदास हो गया, कुंभन दास हो गया, परमानंद दास हो गया, कृष्ण दास हो गया, नंददास हो गया और गोविंद स्वामी हो गया, चतुर्भुज स्वामी हो गया। तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरफ से नरोत्तम दास हो गया, लेकिन यहाँ पे ये तो राइट आंसर अब आयोगी बता पाएगा कि नरोत्तम दास है या कौन है। लेकिन वैसे ये 3 तो हैं, कुंभन दास भी हो गया, सूरदास भी हो गया, नंददास भी हो गया। लेकिन कहीं कहीं पे ये नरोत्तम दास भी जो है अष्टछाप कवियों में दिए गए हैं। तो राइट आंसर वैसे अभी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य में पंक्तियां कौन सी किस कवि की हैं? तो यहाँ पे 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। और ये जो है यहाँ पे अगर इनमें अलंकार पूछा जाएगा तो इनमें सलेश अलंकार है।
यदि बालक के में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना हो तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए। ये कह रहा है कि बालक को जो है अक्षरों और शब्दों के सही आकार, यानी शब्दों का और सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर। तो सुनने संबंधी तो ये तो होगा नहीं, बोलने संबंधी तो ये बोलने संबंधी दक्षता ये भी होगी नहीं, और व्यवहारिक व्याकरण ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो आपने कौन सा लगाया वो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण, ये हमने कर लिया। 72 देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या है, छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। 72 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साहित्य की किस विधा में शिक्षण का सस्वर वाचन सर्वाधिक है, तो यह है एकांकी। अगला है भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है, तो कौन सी सबसे कम प्रभावी, उचित गति एवं प्रभाव के साथ पढ़ने पर बल देना, नहीं। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, तो ये हो सकता है युक्ति सबसे प्रभावी शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। अब बच्चे एकदम शुद्ध उच्चारण कहाँ कर पाते हैं, तो बच्चों के रुचि अनुसार परिचित विषय प्रसंग ये भी तो थोड़ा बहुत हो सकता है। और यहाँ पे सबसे कम प्रभावी पूछना में दूसरों के हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, तो ये कहाँ से हो सकता है। ये हम कह सकते हैं कि उच्च गति एवं प्रभाव के साथ हम जब भी हम ओरल करते हैं तो हम कहते हैं कि थोड़ा तेज गति से बोलने को, तेज गति से पढ़ने के लिए बोलते हैं, और शुद्ध उच्चारण पे बल देते हैं। लेकिन बच्चे जो है शुद्ध उच्चारण कहते नहीं, लेकिन हम उन्हें बोलते हैं शुद्ध उच्चारण करने के लिए। बच्चों की रुचि अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना, या उनकी रुचि के अनुसार, ये भी सही काफी हद तक। वैसे तो परिचित विषय या पहले हम उन्हें जो है प्रसंग पर चर्चा, तो पहले हम उन चीजों को बताते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरों के हस्तलिखित, अगर हमने खुद यानी दूसरे ने लिखा हुआ और दूसरे बच्चे को कहेंगे कि इसको आप क्या करो, पढ़ो, इस सामग्री को पढ़ो, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे औचित्य नहीं रहेगा। तो सबसे कम प्रभावी यही रहेगा। वैसे जो बुक्स वगैरह सभी होते हैं वो दूसरे की लिखी सामग्री होती है, लेकिन बुक अलग हो गया। लेकिन हमने किसी हाथ से लिखी हुई कोई चीज अगर हम करते हैं और उसे बच्चे को कहेंगे इसे पढ़े, तो वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगला है किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो 75 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी, भाषा संप्रेषण में निपुणता। भाषा संप्रेषण में निपुणता यहाँ पे जो है आवश्यक तत्व बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हमें जो 72 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा असीमित कल्पना शक्ति, तो बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, उसके बोलने की गति, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, निर्देश हम पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ पे ये दिया है 76 हम यहाँ पे ले लेते हैं। 76 सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यकता होती है, तो क्या आवश्यकता होती है, प्रतीयमान उपयोगिता की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे आपने कौन सा आंसर यहाँ पे राइट लगाया है। अगला है 77, समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा, इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है। समाज में जीवन प्रतीयमान प्रतियोगिता के आधार पर नहीं चल सकता है क्योंकि, तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, सभी व्यक्तियों का जीवन दर्शन भिन्न होता है, या यहाँ पे एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है। तो ए और बी में आप बता सकते हैं आपने कौन सा लगाया है। बाकी तो सभी मनुष्य विवेकशील नहीं होते, ये नहीं होगा। आचार संहिताएं सभी, ये भी अलग होगा। लेकिन ए और सी आप लोग देख लीजिएगा। विवेकशील मनुष्य को कष्ट पहुंचाने वाले विरोधाभास है, तो 79 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था का निर्धारण। अब यहाँ पे जो है 80 से 83 क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो सबके पास यहाँ पे जो आपके पास बुकलेट होगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सीधा राइट आंसर बताता हूँ। तो 80 का राइट आंसर होगा, मेहनती निर्धन मनुष्यों को किस बात से चोट पहुँचती है, तो किस बात से उन्हें चोट पहुँचेगी, धनवानों के भोग विलास को देखकर। धनवान द्वारा किया जाने वाला निर्धनों का शोषण ये तो नहीं, लेकिन धनवानों के भोग विलास को देखकर जो है यहाँ पे मुझे जो है यही सुटेबल आंसर लग रहा है। 81 को देख लेते हैं। परिश्रमी धनवान और परिश्रमी निर्धन द्वारा किसकी उपेक्षा होती है, तो किसकी उपेक्षा होती है 81 का देख लेते हैं। तो धनी वर्ग, ये हो जाएगा बेकार वर्ग की, ऑप्शन नंबर बी बेकार वर्ग की। 82 धनवानों और निर्धनों में कौन से दो वर्ग होते हैं, तो धनवानों और निर्धनों में जो वर्ग होते हैं 82 का, तो ये देख लेते हैं कर्मठ और परिश्रमी और बेकार वर्ग का। अगला 83 देख लेते हैं। धनवान और निर्धन के मध्य गलतफहमी उत्पन्न होने का
मुख्य कारण यह है कि 83 का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब एक वर्ग के बुद्धिमान लोग दूसरे वर्ग के मूर्खों के बारे में सोचने लगते हैं, या जब मूर्ख लोग विद्वानों की निंदा धनवान व्यक्ति कम। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अयादि संधि का उदाहरण है, तो अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा नायक। बाकी महोत्सव में गुण संधि, अत्युत्तम में यण संधि, और नायक में अयादि संधि, मध्यके में वृद्धि संधि। लोकेशणा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो लोकेशणा का सही अर्थ हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा और यश की कामना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 86। तो 86 का हो जाएगा अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है अधि। बाकी जो है फ्रेंड्स उपसर्ग हमारे शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय हमारे शब्द के अंत में लगते हैं। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? तो प्राण प्रिय में कौन सा समास है? 87 का देख लेते हैं कर्मधारय समास। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? तो मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोयल। अब कोयल जो है मदन सलाका की और पर्यायवाची कोकिला हो गया, काकपाली हो गया, श्यामा हो गया। अब इसमें जो है कौवा दे रखा है, काग हो गया, करट हो गया, घाटी हो गया, पिशुन हो गया, काल हो गया, हांडा हो गया। चिड़िया के पर्यायवाची पक्षी, बिहग, पतंग ये हो गए, और कबूतर के हो गए हरित हो गया, कपोत हो गया, और रक्त लोचन हो गया। तो ये इनके पर्यायवाची हो गए। को तुम दहे घनश्याम हम तो बरसों किए जात में अलंकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। अगला है प्रेम हो जाने के भाव को प्रदर्शित करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो यह है आंखें लड़ना। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है 90 क्वेश्चन कंप्लीट 61 से 90 तक के क्वेश्चन किए। अगर इन क्वेश्चन में आपको कहीं पे थोड़ा भी त्रुटि लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन जो है सही लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।